हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों लेखाने से जरूर शेयर जरूर करिए। साथ में मिलने में विप्लव करण को घूरते हुए बोला, आई डोंट फकिंग केयर व्हाट यू से। लेकिन इन्होंने मेरी भाभ्या को मारने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी भाभ्या ने तुम्हें छोड़ दिया। इसलिए अब ज़्यादा अपनी भाभ्या के भव्या कारनामों के गुणगान गाना बंद करो, क्योंकि इसी तुम्हारे भाभ्या के भाई ने तुम्हारे भाई को मारने की कोशिश की। करण ने विप्लव की बात का जवाब दिया, जिसे सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग फिर से हैरान रहे, क्योंकि घर के बड़ों औरतों में से इस बारे में किसी को नहीं पता था। वहीं विप्लव करण की बात पर उसे बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, ये हमारे घर का मामला है। जिसे सुनकर करण नित्या के हाथ को पकड़ कर बोला, लेकिन इसमें मेरी बीवी इन्वॉल्व है ना। कशिश एक हाथ में अपनी बेटी को उठाकर खड़ा हो उन लोगों के बीच में आते हुए, जो भी हुआ बीता हुआ कल था, नित्या हमसे मिलने आए, उसे कोई भी कुछ नहीं किया। इतना कहने के बाद कशिश मुड़कर नित्या की तरफ देख उसकी गोद में अपनी बेटी को देते हुए बोला, पकड़ो, फाइनली तुम बुआ बन गई। नित्या अपनी आंखों में नमी लिए कशिश की तरफ देखते हुए, आई एम सॉरी भाई। कशिश अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, कोई बात नहीं, दोबारा ऐसी गलती मत करना। नित्या अपना सिर हिलाते हुए बच्ची को अपने गोद में कसकर पकड़ लेते और उसके गाल पर फिश करते हुए कहती है, हेलो प्रिंसेस, मैं आपकी बुआ हूँ। जिसे सुनकर करण उसे देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। नित्या करण की बात सुनकर मुँह बनाते हुए बच्ची को कानून से मिलवाते हुए बोली, और ये आपके फूफा जी है, बड़े दुष्ट हैं। जिसे सुनकर करण घूर कर नित्या की तरफ देखता है तो नित्या उसे इग्नोर कर देती है और मीरा के पास जाकर कहती, भाभी। मीरा नित्या के बात पर नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए, मैं आपकी शादी नहीं मानती। नित्या तिरछी नज़र से करण को देखने के बाद अपना सिर हिलाकर बोली, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। करण नित्या के बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोले, तुम मेरी वाइफ हो लीगली। जिसे सुनकर मीरा सिर घुमाकर करण की तरफ देखते हुए, मुझे नहीं पता कि आप कौन और मुझे जानना भी नहीं है, लेकिन आप नित्या के बिल्कुल लायक नहीं हो। मीरा के बात पर करण कशिश की तरफ देखते बोले, मिस्टर मित्तल, आप अपनी वाइफ को चुप रहने के लिए कहिए। मुझे बेवजह के बकवास करने वाली औरतें बिल्कुल नहीं पसंद। जिसे सुनकर वैशाली करण को घूरते हुए, नित्या हमारी बहन है, जिसे तुम जैसे बकलोल आदमी ने उसकी मर्जी से बिना उठा लिया। वैशाली की आवाज़ सुनकर करण सिर घुमाकर उसकी तरफ देखता है तो एक पल के लिए उसे देखता रह जाता है। वैशाली करण की नज़र को खुद पर महसूस करके दांत पीसते हुए, हमको काहे घूर घूर कर देख रहे हो, कभी लड़की नहीं देखी का। करण वैशाली की बात पर वापस अपने सेंस में आते हुए बोला, उठा लिया था ना, लेकिन अब शादी हो चुकी है और आप लोग मेरी वाइफ को मुझसे दूर नहीं कर सकते। वैशाली करण की बात पर व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारे कहने से कोई लेना देना नहीं है। जब तक नित्या यहाँ नहीं थी तब तक तुम्हारी मर्जी थी, लेकिन अब नित्या के घर वाले उसके साथ है, वही होगा जो नित्या चाहिए। वैशाली की बात सुन नित्या की तरफ देखते हुए, क्या मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। नित्या करण की बात पर वैशाली के सामने आकर बोली, दीदी मुझे इसके साथ नहीं रहना। करण गुस्से में चिल्लाकर बोला, और आज सुबह जो तुमने कहा उसका क्या। अपने घर वालों को देखते हैं पलट गए। मृत्युंजय करण की बात पर बीच में बोला, चिल्लाना बंद करो, मेरे घर में बच्चे हैं। जिसे सुनकर करण अपने दांत को, आपको नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए, मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन नित्या इस शादी को नहीं मानती, इसलिए तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते। महक जो कि अब तक शांत खड़े उन लोगों को देख रहे थे, आगे आकर करण की तरफ देखते हुए, किसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी होता है विश्वास, जो कि आपको नित्या के ऊपर नहीं है। करण अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए महक की तरफ देख कर बोला, एक बात बताइए, जब से आप होश संभालो हो और किसी से शादी करने के सपने देखो, इस बारे में उस शख्स को पता हो, लेकिन फिर भी वो आपको इग्नोर करके किसी और को पाने की कोशिश, तब आप उस पर कैसे विश्वास करोगे कि वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा। महक करण की बात सुनकर उसे देखते हुए बोली, इंतजार। करण बीच में महक की बात को काट कर, मुझसे नहीं होता। वैशाली करण की बात सुनकर महक की तरफ देखते हुए बोली, ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानने वाला, और आप जैसे शांत इंसान को इसके जैसे बदतमीज आदमी का मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं है। चित्रांग उन लोगों की बात को सुनकर नित्या की तरफ देखकर बोला, क्या तुम सच में करण के साथ नहीं रहना चाहती। नित्या चित्रांग के बाद उसे देखते हुए, आप तो मुझसे बात ही मत करो, आपने इस पागल दोस्त के साथ मिलकर मुझे इतना टॉर्टिव किया और मुझसे जानना चाहते हो कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ या नहीं, तो सुनिए, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चित्रांग नित्या के बाद सुनकर एक बंद भरी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखने के बाद करण की तरफ देख उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चले। करण चित्रांग के बाद अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, बिल्कुल नहीं, अब सब कुछ बर्बाद हो रहा है तो बर्बाद करके छोड़ूंगा। चित्रांग करण के हाथ को पकड़ते हुए बोला, करण चुप रहो। करण चित्रांग से अपना हाथ छुड़ाकर मृत्युंजय को देखते हुए बोला, बहुत घमंड है ना अपने फैसले पर, अपने भाईचारे पर, तो सुनो, चित्रांग मित्तल नहीं है, वो सारंग है। चित्रांग शिवराज सारंग। शिवराज जो कि वहीं पर खड़ा हुआ था। करण की बात सुनकर गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसे बेहुदा इल्जाम मुझ पर मत लगाओ।
शिवराज की बात सुनकर करण व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, सुहाना मित्र याद है या भूल गए? कशिश करण की बात सुनकर सामने आते हुए, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? करण ताली बजाते हुए सब की तरफ देखकर बोला, क्लैप क्लैप क्लैप। जिस खानदान के आदमी फैमिली रेपुटेशन के नाम पर दुहाई देते हैं ना, उनके खुद के कितने नाजायज औलाद हैं उन्हें नहीं पता। मृत्युंजय बुरी तरीके से करण को घूरते हुए बोला, चंद लोगों की गलती के लिए तुम सबको इल्ज़ाम नहीं लगा सकते और जिसने ये गलती की उसे सजा जरूर मिलेगी। मृत्युंजय की बात पर शिवराज उसकी तरफ देखते हुए बोले, मृत्युंजय शिवराज की बात को बीच में काट कर, आई डोंट केयर। चित्रांग आपका खून है और आपको हिस्से की सारी जायदाद वैदिक और चित्रांग के नाम होगी और आपको चित्रांग को अपनाना होगा। नीलिमा मृत्युंजय के बात सुनकर गुस्से से बोले, ऐसा होगा ही नहीं। क्यों? कोई भी मुंह उठाकर आकर मेरे पति के कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा और मैं बर्दाश्त कर लूँगी? ऐसा नहीं होता मृत्युंजय, और तुम अपने फैसले अपने परिवार तक सीमित रखो, मेरे पति के ऊपर लांघने की कोशिश मत करो। बिप्लो नीलिमा की बात सुनकर बोला, चाची अगर आप खुद को इस घर का हिस्सा मानती ही नहीं है तो इस घर में क्या कर रही हैं? शायद आपको वापस चले जाना चाहिए। और तुम होते कौन हो हमें इस घर से निकालने वाले? जितना हक तुम्हारा इस घर में उतना ही हक हमारा भी, वैदिक का भी, इसलिए तुम्हारा कोई हक नहीं है कि हमें यहाँ से निकालने का। नीलिमा ने विप्लो को घूरते हुए मृत्युंजय उन लोगों को झगड़ता हुआ देख करण की तरफ देखकर बोले, तुमने ये ठीक नहीं किया है। करण एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ मृत्युंजय के कान में धीरे से बोले, इसलिए कहता हूँ दूसरे के पछवाड़े में नाक नहीं घुसाना चाहिए, अब भुगतो। मृत्युंजय करण को खुद से दूर कर चित्रांग की तरफ देखते हुए, मुझे पहले से ही पता चल गया था कि तुम शिवराज चाचा जी के बेटे हो, इसलिए जब तुम्हारे दोस्त ने कल ऑफिस में डिमांड किया मैंने मना नहीं किया और अब तक जो भी तुमने सफ़र किया उसके लिए आई एम सॉरी। करण मृत्युंजय की बात सुनकर हंसते हुए, हाँ, सॉरी कहने से क्या सोनी आंटी जिंदा हो जाएगी? क्या जो भी चित्रांग ने चाहा वो सब पूरा हो जाएगा? हर पल जो वो माँ कह कर रोता रहा, क्या उसके आंसू की कीमतें चुका दोगे तुम? जब मेरे डैड के साथ मुझे देखकर उदास होता था, उस बाप के प्यार को तुम्हारा एक सॉरी भर देगा? ये कहते हुए करण काफ़ी गुस्से में। उसके बाद करण नित्या के सामने जाकर उसके जबड़े को कस कर पकड़ते, मुझे डाइवोर्स देना चाहती हो ना? दिया, और जो प्यार अब तक मैं तुमसे करता था अब सिर्फ नफरत करता हूँ तुमसे। इतना कहकर करण नित्या को झटक देता, जिससे कशिश नित्या को जल्दी से संभाल लेता और करण को नित्या से दूर धक्का देते हुए कहता, मेरी बहन को छूने की कोशिश मत। करण नफरत भरी नज़र से नित्या की तरफ देखते अपनी गन निकालकर शिवराज पर तान देता है। गन देखकर शिवराज की हालत खराब हो जाए। चित्रांग जल्दी से शिवराज के सामने खड़ा होकर करण से बोला, करण शांत हो जाओ। करण चित्रांग की तरफ अपनी लाल आंखें से देखता है, उसकी आंखों के कोने में आंसू भरे हुए। वह गन वहीं पर फेंक कर चित्रांग के गले लगाते हुए रुवासी आवाज़ में, मुझे यहाँ नहीं रहना यार, प्लीज़ मुझे यहाँ से लिए चल, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। जिसे सुनकर चित्रांग मुड़कर नित्या की तरफ देखते हुए, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद करण तुम्हें परेशान नहीं करेगा। कशिश चित्रांग की बात उसे देखते हुए, क्या तुम सच में मेरी बुआ के बेटे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं जिन्हें मरा हुआ समझ रहा था उनका एक बेटा है। चित्रांग कशिश की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए, आई एम सॉरी, जो कुछ भी हमारे कारण परेशानी हुई इसके लिए। राजीव, चित्रांग की बात पर तुम्हें माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे गुनहगार को सजा जरूर मिलेगा। चित्रांग राजीव की बात पर पहले मन कर रहा था कि सब कुछ बर्बाद कर दूं, लेकिन उनका एक बेटा है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि जो मैंने सहा मैं नहीं चाहता कि उसे भी वो सब सहना पड़े। वैदिक अपने हाथ में गिटार का बैग पकड़ नीचे आते हुए, क्या हो रहा है यहाँ पर? वैदिक की आवाज़ सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। विप्लव वैदिक की तरफ देखते हुए, तुम्हें स्कूल जाना है ना, जाओ, कुछ मेहमान आए हुए हैं। वैदिक विप्लव की बात पर छोटा सा मुँह बनाकर, अरे आप मुझे छोड़ने नहीं जाओगे क्या? आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए ड्राइवर के साथ चले जाओ, विप्लव ने जवाब दिया। जिसे सुनकर वैदिक अपना सिर हिलाते हुए चित्रांग की तरफ देखता है और उसकी नज़र चित्रांग की आंखों के नीचे बने तिल पर जाती है, जिसे देखकर वैदिक चित्रांग के सामने खड़ा होकर अपनी आंखों के नीचे बने तिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे पास भी है, देखो। चित्रांग वैदिक को देखकर हल्का सा मुस्कुरा उसके सिर को सहलाकर बोला, अच्छा से पढ़ाई पर फोकस करो। नीलिमा आगे बढ़कर वैदिक को अपनी तरफ खींच चित्रांग को घूरते हुए, मेरे बेटे से दूर रहो। चित्रांग नीलिमा की तरफ बिना किसी भाव के देखने के बाद करण की तरफ देखते हुए बोला, चले। करण धीरे से अपना सिर हिला देता है तो चित्रांग उसे वहाँ से ले जाने लगता है, जिस पर मृत्युंजय कहता है, चित्रांग यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। मृत्युंजय की बात पर दोनों के कदम रुक जाते हैं। करण पलट कर मृत्युंजय की तरफ देख, प्लीज़ मेरे शब्द का इम्तिहान मत लो। मृत्युंजय करण की बात पर अपनी गर्दन नहीं में हिला कर बोला, चित्रांग शारंग खद्दान का बेटा है ना, तो उसे यहीं रहने दो, तुम कुछ नहीं लगते, तुम जा सकते हो। महक मृत्युंजय की बात सुनकर बोले, आप ये क्या कह रहे हो, हमारा फैमिली मैटर है। महक, तुम चुप रहो, और ये तब की बात है जब तुम यहाँ नहीं आई थी, इसलिए तुम्हारा बीच में बोलने का हक नहीं है, मृत्युंजय ने कहा। जिसे सुनकर महक थोड़ी गुस्से से बोली, रिश्ते आपके लिए मजाक होते हैं मृत्युंजय, मेरे लिए नहीं। मृत्युंजय महक के बात पर पलट कर उसकी तरफ देखते हुए बोले, नित्या उसके साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए हमारा कोई हक नहीं है उसे फोर्स करने का।
मृत्युंजय की बात पर महक मीरा की तरफ इशारा करते हुए, मीरा भी तो कशिश भाई के साथ नहीं रहना चाहती थी, आपने मीरा को ज़बरदस्ती कशिश भाई के साथ क्यों रखा? क्योंकि आपके बचपन के दोस्त थे, इसलिए आप बहुत खुदगर्ज हो। मृत्युंजय महक की बात सुनकर अपने दांत पीसते बोले, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, तुम चुप रहो। महक अपना सर नहीं में हिलाकर बोले, आप जब गलत रहोगे तो मैं बोलूँगी, तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? वैशाली महक की बात सुनकर बोली, लेकिन दीदी नित्या उसके साथ नहीं रहना चाहती। महक करण की तरफ देखती है जो कि बिल्कुल हताश लग रहा था, जिसे देखते हुए महक नित्या की तरफ देख कर बोली, तुम करण भाई के साथ क्यों नहीं रहना चाहते? नित्या महक के सवाल को सुनकर एक पल के लिए सकपका जाती है, फिर अपने बाल को पीछे करती है जिस पर उसके माथे पर छोटा सा कट का निशान था, जिसे नित्या महक को दिखाते हुए कहती है, ये मेरे साथ मारपीट करता है, मुझे मेंटली हैरेस करता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, और कल रात इसने मेरा मंगलसूत्र होकर फेंक दिया था, जिससे निशान मेरे गले पर है, और अपनी अंगूठी भी मुझे निकाल कर वापस करती है, जिसे मैंने पकड़ कर रखा है, और मेरे मांग से सिंदूर में पोंछ दिया था, इसलिए मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। नित्या की पूरी बात सुनने के बाद महक करण की तरफ देखते हुए बोले, आप एक लड़की को टॉर्चर करते हो, आपको पता है इसके लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है। करण महक की बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए, मुझे कोई गम नहीं, अगर मैं इसे लेकर नहीं जाता तो आज ध्रुवी सारंग या तो किसी मेंटल हॉस्पिटल में होती या फिर इस दुनिया को छोड़कर ऊपर जा चुकी होती। करण की बात सुनकर सुधांशु हैरानी तो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? सुधांशु की बात पर करण उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम उसकी जिद हो, प्यार नहीं। अगर प्यार होते तो तुम्हें जान देती, जिद हो इसलिए तुम्हें किसी भी कीमत में पाना चाहती हो। नित्या सुधांशु के बदलते एक्सप्रेशन को देखकर करण पर गुस्सा करते हुए बोली, करण तुम इस तरीके से मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते, तुम बेवजह मुझे मेंटली। चित्रांग बीच में नित्या के बात को काट कर बोला, तुम्हारा करण से कोई लेना देना नहीं, इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते। नित्या चित्रांग के बात पर अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगे कि तुम हमारे बुआ के बेटे और हम मान लेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। मृत्युंजय नित्या की बात सुनकर बोला, अगर तुम्हारा सो कॉल्ड बाप बोलेगा तब तो विश्वास कर लोगी ना? कशिश मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, मृत्युंजय राजीव की तरफ देखता है, जिस पर राजीव अपना फ़ोन निकालकर एक वीडियो क्लिप प्ले कर देता है, जिसमें इंद्र मित्तल ये बयान दे रहा था कि उसके अपनी असलियत छुपाने के डर से सुहाना मित्तल को शिवराज की बाहों में दे दिया था। जिसे पूरा सुनने के बाद मृत्युंजय नित्या की तरफ देखते हुए बोला, और मेरे ख्याल से तुमसे बेहतर तरीके से इस बारे में कोई नहीं जान सकता, क्योंकि तुम पहले से ही जान रही थी कि तुम्हारा बाप कशिश को मारना चाहता है। मृत्युंजय की बात सुनकर मीरा उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए, हाँ भाई मुझे इस बारे में पता था, क्योंकि मैं उन्हें रागिनी चाची से बात करते हुए सुना था। शिवराज सभी असलियत को सामने आता हुआ देखकर जल्दी से राजेंद्र जी की तरफ देखते हुए, मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजेंद्र जी अपना मुँह फेरते हुए, तुम्हारी करतूतें हमेशा से ऐसी ही थी शिवराज, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं आए थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि तुम अपने जवानी के जोश में एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे, वो भी किसी के अपने ही दोस्त की बहन के। राजेंद्र जी की बात सुनकर शिवराज जल्दी से बोला, नहीं भाई साहब, इंद्र ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, इसलिए मुझे ये सब कर हो गया। शिवराज की बात सुनकर पीताम्बर घिन भरी नज़र से उसे देखते हुए, क्यों शिव, क्या तुम उस वक्त कोई दूध पीते बच्चे थे जो तुम्हें कोई भी अपनी बातों में ला सकता है? पीताम्बर की बात सुनकर शिवराज कुछ भी नहीं कह पाता। वैदिक उन लोगों के चेहरे को देखकर जिसे तय करा देती उसे लेकर ऊपर की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय एक नज़र शिवराज की तरफ देखने के बाद अपना फ़ोन निकालकर पुलिस को कॉल करने लगता है। शिवराज मृत्युंजय की तरफ देखकर जल्दी से करण के नीचे फेंक गन उठाकर चित्रांग के ऊपर तान देता और मृत्युंजय से कहता है, मृत्युंजय तुम ये नहीं कर सकते। मृत्युंजय बिना किसी भाव के शिवराज की तरफ देखते हो, चाचा जो आपने किया गलत है, सुहाना आंटी का बलात्कार करना और उन्हें रास्ते पर छोड़ देना गलत है। शिवराज नफरत भरी नज़र से चित्रांग को देखते हुए बोला, तुम मर क्यों नहीं गए उसकी कोख में, जैसे वो मर गई उसी तरह तुम्हें भी उसके कोख में मर जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेज दूंगा। इतना कहकर शिवराज गोली चलाता है, जिस पर करण चित्रांग को पुश करता है, तो गोली सीधा करण के सीने पर आकर लगती है। शिवराज महक के गोद से अव्यक्त को छीनकर महक को धक्का दे देता है और अव्यक्त के सिर पर गन तानते हुए मृत्युंजय से कहता है, अगर मेरे रास्ते में आने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे बच्चे की खोपड़ी उड़ा दूँगा। जिसे देखकर महक घबराते हुए शिवराज से बोली, चाचा जी आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, प्लीज़ मेरे अभी को वापस कर दीजिए। शिवराज महक की बात सुनकर राक्षस की तरफ हंसते हुए, हाँ सॉरी महक, लेकिन तुम्हारे पति की होशियारी का भुगतान तुम्हारी औलाद को करना होगा। मृत्युंजय गुस्से से शिवराज को घूरते हुए, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिवराज मृत्युंजय की बात पर अव्यक्त गले कसकर पकड़ लेता है, जिससे अव्यक्त रोने लगता है, जिसे देखकर महक रो पड़ती है और रोते हुए शिवराज से कहती है, आप कुछ जो चाहिए ले लीजिए चाचा जी, प्लीज़ मेरे बच्चे को वापस कर दीजिए, उसका गला मत दबाइए।
शिवराज महक की बात सुनकर व्यक्ति उठा लेता है, जैसे वो उसे पटकने वाला हो, जिसे देखकर सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं। तो शिवराज हंसते हुए कहता, हाँ हाँ, डरने की जरूरत नहीं है, मैं इसे पटकूंगा नहीं। जिसे सुनकर सभी लोग राहत के साथ तभी पीछे से किसी चीज़ को टूटने की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर सब लोगों की नज़र उसी तरफ चली जाती है और शिवराज की नज़र भी उसकी तरफ जाती है। तभी गन शॉट के साथ ही शिवराज की लाश जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि गोली उसके दिमाग के आर पार हो गई थी। अव्यक्त भी उसकी गोद से छूट जाता है तो मृत्युंजय कूद कर उसे गिरने से पकड़ लेता है। अव्यक्त बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।